और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है पूरे देश में जिसकी चर्चा हो रही, विजय राज और तूफानी आगाज। शपथ लेते ही विजय ने बड़े ऐलान भी करने शुरू कर दिए, बड़े ऑर्डर दे दिए। वो तस्वीर जब विजय शपथ के लिए निकले थे। विजय का काफिला आप देख रहे हैं, आज बड़ा दिन था, शपथ लेने जा रहे थे। कई बार गवर्नर के राजभवन के चक्कर लगाए, उसके बाद तीसरी बार में विजय को हामी मिली और उसके बाद विजय का काफिला शपथ समारोह के लिए जा रहा था। दूसरी तरफ देखिए जरा, उनके फैंस, उनके समर्थक पूजा पाठ कर रहे थे, उनके लिए दुआएं मांग रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो विजय की शपथ में एक शख्स पर सबसे ज्यादा नजरें थी, वो थी त्रिशा, विजय की गर्लफ्रेंड। शपथ से पहले त्रिशा भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची। और उसके बाद वो वक्त जिसका इंतजार था लोगों को, विजय ने शपथ ली और शपथ के दौरान तालियों से गड़गड़ा रहा था शपथ ग्रहण स्थल। विजय உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்। और जब विजय शपथ ले रहे थे तो देखिए जरा, तमिलनाडु में एलईडीज पर लोग, उनके फैंस सड़क पर शपथ देख रहे थे। और इस शपथ ग्रहण समारोह में खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ विजय ने सेल्फी ली। Selfie time with the Honorable Chief Minister of Unga Kuda selfie. Namma Kuda selfie. और विजय ने शपथ लेने के बाद जब अपने लोगों को संबोधित किया, वो खुशी अलग थी। विजय ने बताया कि आखिर अगले 5 साल में वो सरकार कैसे चलाने वाले, क्या करने वाले, एक नई शुरुआत का आगाज है ये। विजय ने बताया अपने लोगों को, This is a new beginning, a new era of a real secular social justice starts now. और उसके बाद देखिए जरा, शपथ होने के बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, टीवीके के समर्थक दिवाली मनाने लगे। तो कोई दिवाली मना रहा था तो कोई मुंह मीठा करा रहा था। मौका ऐसा था कि सोचिए जरा, उनके फैंस में डर था शपथ ले पाएंगे या नहीं।
लेकिन शपथ ले ली तो उसके बाद जश्न दोगुना। और देखिए विजय ने सबसे बड़ा फैसला ले लिया शपथ लेने के बाद। ये देखिए साइन कर रहे हैं अपने ऑर्डर को और 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी तमिलनाडु में। தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் யூனிட்கள் கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கும் ஆணையை ஆணையிட்டுள்ளார். तमिलनाडु முதலமைச்சர் அவர்கள் तस्वीरें आप देख रहे हैं। विजय ने जैसे ही शपथ ली, जो वादा किया था अपने लोगों से कि उन्हें फ्री बिजली देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री, वहीं खड़े खड़े उन्होंने साइन कर दिए पेपर्स में। इसके बाद देखिए जरा खुशी तमिलनाडु में क्या थी लोगों के बीच। ये आप देख रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ जश्न शुरू हुआ, वहां लोगों में खुशी दिख रही थी अलग। और उसके बाद देखिए जरा, उसके बाद 108 नारियल चढ़ाए गए, जश्न में फोड़े गए 108 नारियल। और फिर शपथ लेने के बाद विजय पहुंचे सेक्रेटरीट, वहां सलामी ली जवानों से। और फिर सीएम ऑफिस पहुंचे, पद ग्रहण किया, अपनी कुर्सी पर बैठे और वहां भी कई बड़ी फाइल साइन की हैं, कई बड़े आदेश दिए। आप देख रहे हैं विजय फाइल साइन कर रहे हैं। सबसे पहले जो विजय ने 3 बड़े ऑर्डर दिए, वो 3 ऑर्डर कौन से हैं आइए आपको बताऊं। विजय के 3 बड़े वादे जो उन्होंने पूरे किए, जो लोगों से किए थे, देखिए जरा। सबसे पहले फ्री बिजली का ऐलान किया है। सीएम बनते ही विजय ने आम लोगों के लिए यह बड़ा फैसला किया है। राज्य के लोगों के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया। जो लोग हर 2 महीने में 500 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं, उन्हें अब हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 500 यूनिट से अगर ज्यादा खर्च करेंगे तब भी 100 यूनिट पर छूट मिलेगी। इस योजना से राज्य के खजाने पर 1730 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। विजय ने कहा राज्य पर 10 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, लेकिन अब जनता के एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। मैं शाही परिवार से नहीं आता हूं, आम लोगों की परेशानियां जानता हूं। दूसरा बड़ा फैसला, महिलाओं की सुरक्षा। यूपी बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे खास फोर्स बनी, वैसे ही सिंगापेन नाम से खास फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया है। सिंगापेन मतलब शेरनी, यानी ये बहादुर महिलाओं का प्रतीक है। विजय ने कहा राज्य की हर महिला की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। महिलाओं पर होने वाले अपराध पर तुरंत और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तीसरा बड़ा फैसला, ड्रग रैकेट पर हमला। विजय ने तीसरा बड़ा ऐलान किया एंटी ड्रग टास्क फोर्स बनाने का। इसके लिए तमिलनाडु में 65 स्पेशल नार्को पुलिस थाने बनेंगे। विजय ने कहा कि युवाओं को ड्रग्स से बचाना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए राज्य में ड्रग्स से परेशान लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। हम सख्त निगरानी बढ़ाएंगे और ड्रग सप्लाई चेन को तोड़ेंगे। तो 3 बड़े फैसलों के साथ ही तमिलनाडु में लोग भी खुश हैं। सुनिए जरा विजय क्या कह रहे हैं।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं या शुरुआत कैसे करूं। एक साधारण सहायक निर्देशक का बेटा होने के नाते जो सिनेमा में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित था, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जीवन में गरीबी क्या होती है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि भूख क्या होती है। मैं किसी राज परिवार से नहीं आया। मैं आप जैसा ही हूं, आपके परिवार जैसा हूं, आपके बेटे जैसा हूं, आपके भाई जैसा हूं, आपके पिता जैसा हूं। आपने इसे बड़ी बात नहीं समझा, आपने इसे बोझ नहीं माना। आपने मेरे दर्द, मेरे तकलीफ को समझा और मेरा साथ दिया। आज मैं जोसेफ विजयन हूं। मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूं जो सादा जीवन जीता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं झूठे वादे करके आपको धोखा नहीं दूंगा। मैं केवल वही करूंगा जो संभव है। आज मैं आपको तमिलनाडु सरकार की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। हमने 10 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज लिया है। आज जब तमिलनाडु सरकार सत्ता में है, जब उन्होंने खजाना खाली कर दिया है, जब उन्होंने असहनीय बोझ बढ़ा दिया है, ऐसे में हमने ये जिम्मेदारी उठाई है। आपके मन में तुरंत ये सवाल उठ सकता है कि हम ये कैसे करेंगे। मैं झूठे वादे करके आपको धोखा नहीं दूंगा। तो विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आप जानते हैं विजय तमिलनाडु के सबसे रईस मुख्यमंत्री हैं और देश के दूसरे सबसे रईस मुख्यमंत्री हैं। पहला कौन है? पहले चंद्रबाबू नायडू हैं, देश के सबसे दौलतमंद सीएम। अब दोनों के बारे में आपको बताऊं, चंद्रबाबू नायडू और विजय के बारे में। विजय तमिलनाडु के अब तक के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, जबकि देश में सबसे अमीर सीएम के मामले में दूसरे नंबर पर है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। चंद्रबाबू नायडू की कुल संपत्ति 930 करोड़ रुपए से ज्यादा है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक विजय 648 करोड़ रुपए के मालिक हैं। 300 करोड़ रुपए ज्यादा तो विजय के बैंक खातों में इससे ज्यादा जमा है, 300 करोड़ से ज्यादा। सीएम विजय के नाम 100 करोड़ रुपए की एफडी और 5 करोड़ का सोना है। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार विजय आलीशान घर में और कारों के शौकीन है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये विजय का ही घर है। विजय के नाम तमिलनाडु में 100 करोड़ से ज्यादा के 10 घर हैं। चेन्नई में समंदर किनारे करीब 80 करोड़ का आलीशान बंगला है ये। और सीएम विजय के पास लग्जरी कारों का बड़ा काफिला है। ऐसी गाड़ियां, सीएम पद की शपथ लेने में वो टोयोटा की इस लैंड क्रूजर कार से गए थे, ये जो गाड़ी, और काले रंग की जिस लैंड क्रूजर से पहुंचे उसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ 50 लाख। इसके अलावा उनके पास खास रोल्स रॉयस घोस्ट कार भी है और इस लग्जरी कार की कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जाती है। स्टार सीएम विजय के पास 2 खास BMW कार भी हैं। इन कारों की कीमत 2 करोड़ रुपए के आसपास है और विजय के काफिले में टाटा कारवां कार भी है। विजय के पास टोयोटा लेक्सस और विल्फायर कार भी है। दोनों कार की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो कारों के शौकीन हैं। अब जरा सुनिए, जिनके मुख्यमंत्री बने हैं विजय, जिनके सीएम बनते ही 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, वो क्या कह रहे हैं। अच्छा लग रहा है। फेवरेट हीरो है, हम लोग बहुत देखते हैं फिल्म। हम बॉलीवुड से ज्यादा विजय का फिल्म देखते हैं हम। इतिहास में, चरित्र में तलपति अन्ना के टीवी के पार्टी का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। फर्स्ट अटेम्प्ट में 108 सीट्स इज इम्पॉसिबल। बट आप एक्सपीरियंस बोल रहे हैं ना राजनीति के बारे में। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तलपति विजय अन्ना को 108 सीट्स आए हैं, तो वही अन्ना का एक्सपीरियंस तो आ गया है। वही एक्सपीरियंस हम कंपेयर नहीं कर सकते। आगे चल के तमिलनाडु का पूरा, जब तक तमिलनाडु में टीवी का पार्टी रूल करेगा। हमारे तलपति विजय इसलिए आए कि इधर पे तमिलनाडु में बिल्कुल है ना सुरक्षा नहीं है। किस बात की सुरक्षा नहीं है? ड्रग्स ज़्यादा हो गया है, गांजा बोलते वो ज़्यादा हो गया है। बहुत लड़कियों के लिए इतना जो सेफ नहीं है कि ये इस बार के लिए भाई जैसा सोच के वो बहन के लिए आए। पैदा सीखने वाला क्या भी नहीं, 1-2 महीने में बराबर हो जाएगा। तो विजय में पूरा प्यार है, इसलिए पूरा आदमी इधर से आएगा। उसको समझ पा रही हूँ अच्छे से, पर काम आगे क्या करेंगे विजय सर वो अभी तक पता नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है उनसे कि वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। हम कोशिश करेंगे जो विजय ने जिसने जितना भी वादा दिया था उसको पूरी करेंगे। तमिलनाडु के लिए जितना सपोर्ट करेंगे हम बहुत बढ़िया से सपोर्ट करेंगे। अब तक के जो मुख्यमंत्रियों को आपने शपथ लेते जाते देखा होगा, या तो धोती कुर्ता में या कुर्ता पैजामा में। विजय का स्टाइल अलग है। आज के वक्त के सीएम है तो देखिए जरा, विजय शर्ट में थे, ट्राउजर में थे और उसके बाद उन्होंने सूट पहन लिया, कोट डाल लिया।
और देखिए विजय की कैबिनेट ने शपथ ली। उनकी कैबिनेट में कई बड़े लोग भी हैं, जिसमें IRS रहे शख्स भी हैं। ஆனந்த் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசின்பால் அர்ஜுனா என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற கேஜி। तो सोचिए, शायद ये पहला चुनाव होगा तमिलनाडु का और पहले नतीजे होंगे जिस पर पूरे उत्तर भारत की भी नजर है। यूपी, बिहार, MP के लोग भी तमिलनाडु पर नजर बनाए हुए हैं। कौन सीएम बन रहा है, विजय कैसे सीएम बन रहे हैं और विजय के बारे में लोग जानकारी जुटा रहे हैं। तो देखिए जरा, विजय की शपथ भी अलग थी, सूट बूट में आए थे। तमिलनाडु में 60 साल में पहली बार कोई गैर द्रविड़ सीएम बना है, और यानी ऐसा मुख्यमंत्री जो ना DMK का है और ना AIADMK का है। नया रिकॉर्ड बनाने वाले विजय ने खास अंदाज में शपथ ली। शर्ट पैंट और ब्लेजर पहनकर विजय ने शपथ ली। तमिलनाडु में सफेद धोती और सफेद शर्ट पहन शपथ लेने की परंपरा रही है, लेकिन विजय ने शपथ लेते ही कहा तमिलनाडु में नए दौर की शुरुआत है। तमिलनाडु में अब सिर्फ एक पावर सेंटर है और वो है मैं। शपथ की निर्धारित लाइन के अलावा वो भाषण जैसी बातें बोलने लगे। इस पर राज्यपाल ने उन्हें टोका और कहा जो लिखा हुआ है निर्धारित लाइन वही पढ़ो। तो लिखित शपथ पढ़ी और अपनी कैबिनेट में युवाओं को खास तरजीह दी है। 29 साल की S कीर्तन तमिलनाडु की सबसे युवा मंत्री बनी है। कीर्तना शिवकाशी से विधायक S कीर्तना कई भाषाओं की जानकार हैं और सार्वजनिक रूप से भी फर्राटेदार हिंदी बोलती हैं। TVK के महासचिव KG अरुणराज ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। अरुणराज पूर्व IRS और TVK के रणनीतिकार माने जाते हैं। पिछले साल करूर में जब विजय की रैली में भगदड़ मची थी, विजय के खिलाफ चारों तरफ आलोचना हो रही थी, तब पीड़ितों से मिलकर उन्होंने ही विजय का संदेश पहुंचाया था। कभी बीजेपी के साथ रहे निर्मल कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। निर्मल कुमार 2019-23 तक बीजेपी IT सेल के चीफ रहे, बाद में AIADMK का हिस्सा रहे और फिर 2025 में TVK में आ गए। ये उनकी कैबिनेट। अब सुनिए जरा बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उनको पूरे करने चाहिए, और ये जरूरी भी है कि जो आदमी वादे करे उनको पूरा करे। दिखेगा वहां वो पहुंचेगा, ये विजय जी के पार्टी को भी भ्रष्टाचार के दलदल में ये कांग्रेस डुबाएगी। जैसे पूरी शपथ में नजर विजय पर थी, वैसे ही एक और महिला जिन पर नजर थी शपथ में, विजय की लेडी लक। आपको बताऊं कौन है वो। दरअसल विजय की लेडी लक पहुंची जब शपथ में, तो सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं। कौन थी वो? राज तिलक में इस चेहरे की खूब चर्चा रही, और वो है साउथ फिल्मों की सुपरस्टार त्रिशा। शपथ ग्रहण में त्रिशा ने विजय की मां के पांव छुए, तो विजय की मां ने उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद दिया। बाद में त्रिशा ने कहा विजय के सीएम बनने पर मैं बहुत खुश हूं। सोशल मीडिया पर त्रिशा और विजय के रिश्ते पर चर्चा होने लगी। क्या सीएम विजय और त्रिशा एक दूसरे का हाथ थामने वाले हैं, ये चर्चा होने लगी। दरअसल विजय की पहली पत्नी से तलाक का मामला चल रहा है, जबकि त्रिशा की 2015 में हुई सगाई कुछ ही महीनों में टूट गई थी। हाल में एक्ट्रेस त्रिशा और विजय के बीच काफी नजदीकियां दिखी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी त्रिशा ने विजय का खूब साथ दिया था। नतीजे वाले दिन त्रिशा जीत की प्रार्थना के लिए तिरुपति मंदिर भी गई थी और फिर विजय की शानदार जीत पर बधाई देने उनके घर पहुंची। विजय के फैंस तो त्रिशा को उनका लेडी लक तक मानने लगे हैं। थलापति विजय और त्रिशा कृष्णन की जोड़ी कई फिल्मों में भी दिखी है। पर्दे पर कामयाब रही ये जोड़ी क्या अब असल जिंदगी में साथ आने वाली है? सब यही सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए जरा त्रिशा क्या कुछ कह रही है और विजय का परिवार क्या कह रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 73। मुझे अब और क्या चाहिए। मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तब मैं 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहा था। उसने अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सालों की मुराद पूरी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। आज मदर्स डे है और सही मायने में ये मेरे बेटे का मुझे एक तोहफा है। हैप्पी वुमेन्स डे। एक्सट्रीमली हैप्पी। मुझे दिल से बेहद खुशी है और हम तमिलनाडु के सभी नागरिकों और दुनिया भर में रहने वाले अपने सभी परिचितों के प्रति बहुत आभारी हैं। अब देखिए जरा विजय ने शपथ ले ली, कुछ ने बधाई दी और कुछ ने सवाल उठाए। पहली तस्वीर देखिए जरा। शपथ के बाद विजय की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जश्न मनाया।
अब देखिए, विजय की शपथ के बाद विजय सीएम बन गए, तो सबसे पहले देखिए पूर्व सीएम स्टालिन क्या कह रहे हैं। पद संभालते ही ये मत कहने लगिएगा कि पैसा नहीं है, स्टालिन कह रहे हैं विजय से, क्योंकि सरकार के पास अभी पर्याप्त पैसा मौजूद है। जरूरत है तो उसे जनता तक पहुंचाने की इच्छा शक्ति और शासन चलाने की क्षमता की। नए सीएम को आगे के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं पीएम मोदी ने दी। केंद्र सरकार लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। राहुल गांधी ने कहा, तमिलनाडु ने चुनाव कर लिया, एक नई पीढ़ी, एक नई आवाज, एक नई कल्पना जो जनता की आशाओं को पूरा करेंगे। आर माधवन अभिनेता है, उन्होंने कहा, सीएम के रूप में आपका कार्यकाल फलदायी और प्रभावशाली हो। भगवान आपको वो शक्ति दे जिससे आप अच्छे काम कर सकें। मेरे प्यारे भाई, मुझे आप पर बहुत गर्व है। कमल हसन ने कहा, मेरे भाई विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु राज्य चमके। मैं दिल से बधाई देता हूं कि ये नई ऊंचाइयों को छुए। ऐसे चंद्रशेखर विजय के पिता हैं, उन्होंने कहा, यह मेरा सपना था और मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया है। वो अब तमिलनाडु का सीएम है, वो जो कहता है उसे पूरा करता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, एमके स्टालिन ने विजय की सरकार बनाने में मदद की, खुद चुनाव हार गए लेकिन विजय की सरकार बनवाने आगे आए। 2 एमएलए को समर्थन के लिए राजी किया और बहुमत तक पहुंचाया है। सुनिए जरा सियासतदानों। कोई सत्ता तो मिलती नहीं है, तो सत्ता जो भी दे उसके पीछे चले जाते हैं। पर हम सबों ने देखा कि जिस तरह वहां के माननीय मुख्यमंत्री विजय जी एक तरफ पलट कर देख भी नहीं थे राहुल गांधी जी को, तो वही मुझे कहावत याद आ रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक और प्रांत के अंदर कांग्रेस की मदद से सरकार बनेगी, ये सबसे ज्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी को थी। इसीलिए वहां के गवर्नर जो बीजेपी के नेता रहे, बीजेपी के वर्कर्स रहे, वो बीजेपी की हाई कमांड के मुताबिक काम कर रहे थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे, संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे। थलापति के लिए भी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन गवर्नेंस के जरिए तमिलनाडु को फिर से पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है। और जिस तरह का गठजोड़ है, कई विरोधाभासी विचारधारा के दल उनके साथ हैं, तो उन्हें संतुलन साधने की कवायद तो करनी पड़ेगी। तरह से आप फिल्मों के अंदर काम करते हैं, उसी तरह अब रियल लाइफ के आपके सामने काम आया है। अब रियल लाइफ में करके दिखाइए, पब्लिक को आपसे काफ़ी अपेक्षा है, उम्मीदें हैं, तो उनकी उम्मीदों पे आप खरा उतरिए, तब आप रियल नायक, रियल हीरो नहीं, रियल हीरो भी दिखेंगे आप। इस शपथ में एक और शख्स थे जिनको लेकर भी सवाल भी उठे, बात भी हुई, चर्चा भी हुई, वो थे राहुल गांधी। राहुल गांधी पहुंचे थे शपथ में और राहुल गांधी खड़े थे विजय के बगल में। चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट तिरुसी जोसेफ विजय। मोदी ने कैसे टारगेट किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाए, इंदिरा गांधी के दौर से कांग्रेस जिस डीएमके के साथ थी, तमिलनाडु में नतीजे आते ही उसने पाला बदल लिया। डीएमके का साथ छोड़कर राहुल गांधी विजय के समर्थन में आ गए। कांग्रेस के इस कदम पर सियासी तूफान मचा हुआ। पहले डीएमके ने कहा कि कांग्रेस ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, कांग्रेस ने चुनाव हमारे साथ लड़ा और सरकार दूसरे की बनवा दी। अब पीएम मोदी ने कांग्रेस की धोखेबाजी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की छवि एक परजीवी पार्टी की बन गई और जो मौका मिलते ही अपने सहयोगियों को भी धोखा दे देती है। जो डीएमके 25 से 30 साल से कांग्रेस के साथ थी, यूपीए सरकार को बचाया। सत्ता की भूखी कांग्रेस ने पहले ही मौके पर डीएमके को धोखा दे दिया। डीएमके के साथ और सत्ता के लिए कांग्रेस ने कभी विजय को अनदेखा कर दिया था। एक पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं, 17 साल पहले साउथ के स्टार विजय ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। कहते हैं विजय तब कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन राहुल ने उन्हें यूथ कांग्रेस में जगह बनाने की सलाह दी कि आप जाइए एनएसयूआई में जगह बनाइए। विजय को यह बात पसंद नहीं आई और कांग्रेस में आने का इरादा बदल दिया। 2026 में विजय ने कांग्रेस और डीएमके के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीते भी। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस को डीएमके के साथ अभी फायदा नहीं दिख रहा है, इसलिए डीएमके का साथ छोड़कर विजय से हाथ मिलाया गया है। अब
विरोधी सवाल उठा रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। और आइए तमिलनाडु से आपको लिए चलता हूं पश्चिम बंगाल। शुभेंदु अधिकारी ने नई शपथ ली है। क्या कर रहे हैं यहां पर? टीम ममता पर शुभेंदु का एक्शन शुरू हो गया है, लेकिन पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा उस शख्स की जिसने सबसे ज्यादा आलोचना, निंदा और पत्थर खाए। चुनाव आयुक्त को आप देख रहे हैं। चुनाव के बाद 5 राज्यों के चुनाव के बाद तिरुमला पहुंचे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को आप देख रहे हैं। उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी 5 राज्यों के चुनाव की। विरोधी उनकी आलोचना करते रहे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के बाद वो तिरुमला पहुंचे। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी कालीघाट मंदिर पहुंचे। ये वो तस्वीर है समर्थकों के साथ। समर्थकों का भारी जमावड़ा था। दूसरी तरफ देखिए जरा, बीजेपी के विधायक अब हो गए हैं। बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के विधायक लोगों के बीच जा रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं। ये बीजेपी के एमएलए हैं शंकर कुमार, अपने इलाके में जाकर लोगों से उनकी परेशानियां लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। और एक और जश्न की तस्वीर सामने आई। देखिए जरा, कोलकाता में मछली भात चुनाव में सबसे ज्यादा खबर में भी थी, मुद्दा भी था, और बीजेपी के एक नेता मछली भात बनवा रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं। और बीजेपी के एक और नेता और मंत्री, पुराने नेता दिलीप घोष, देखिए जरा, खड़गपुर में मंत्री दिलीप घोष वहीं से चुनाव जीते। सभी उपस्थित हैं, आज सभी के नेतृत्व में आगे जुलूस निकाला जा रहा है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी का तख्ता पलट कर दिया। अब सत्ता संभालते ही ममता के खास अधिकारियों पर गाज गिरना शुरू हो गई है। सीएम दफ्तर से लेकर फील्ड में तैनात ममता के करीबी अफसर रडार पर हैं। चुनावी हिंसा और बवाल करने वाले टीएमसी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक भी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। उधर सरकार जाने के बाद अब ममता ने पार्टी और सियासत बचाने की लड़ाई शुरू कर दी है। कभी जिनको सत्ता से उखाड़कर ममता सीएम बनी थी, अब कुर्सी जाते ही उसी लेफ्ट और कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहती हैं। अब देखिए जरा कैसे शुभेंदु अधिकारी एक्शन में। शुभेंदु अधिकारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और उन्हें पता है कि किस किस पर एक्शन लेना है। देखिए जरा, शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल का सीएम बनते ही बड़ा फैसला लिया है। फैसला क्या है? उन्होंने शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर ही ममता की टीम बदल डाली और बंगाल में 150 से ज्यादा अधिकारियों को बदल डाला। शुभेंदु ने मुख्यमंत्री कार्यालय के 16 नौकरशाहों को हटा दिया है। कहा जा रहा है कि इनमें वो अफसर थे जो ममता की टीम में थे, यानी वो ममता के सीएम रहते, सीएमओ का काम संभालते थे। शुभेंदु ने सीएम बनने के तुरंत बाद उनका ट्रांसफर कर दिया। बदले गए अफसरों में सबसे बड़ा नाम शांतनु मुखोपाध्याय का है।
2014 बैच के आईएएस शांतनु को ममता का बेहद करीबी माना जाता है। टीएमसी से जुड़े कर्मचारी संघ के नेता प्रताप नायक को दार्जिलिंग भेज दिया गया है और इतना ही नहीं, 46 और अफसरों से उनकी जिम्मेदारी ले ली गई। इन अफसरों की अगली तैनाती पर बाद में फैसला होगा। उधर कोलकाता पुलिस ने 93 अफसरों को राजधानी से बाहर कर दिया है। टीएमसी से जुड़े बताए जा रहे इन अधिकारियों का दूसरे जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया। शुभेंदु ने अपनी टीम को में एक पूर्व आईएएस सुब्रता गुप्ता को जगह दी है। सुब्रता गुप्ता को सीएम शुभेंदु का सलाहकार नियुक्त किया गया है और वो अभी बंगाल में विशेष चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात थे। हालांकि चुनाव ऑब्जर्वर को सीएम की टीम में जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। आइए आपको सुनवाऊं इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। आप सबकी आंखों में नजर आ रहा है कि बंगाल की जीत भी आप ही की जीत है। सिर्फ 10 साल पहले, यानी पिछले एक चुनाव के पहले, बंगाल में हमारे सिर्फ 3 एमएलए थे। आप आज वहां 200 से भी अधिक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। शुभेंदु के लिए जीत बड़ी थी। इस जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी अपने गृह जिले में पहुंचे कांती में और शुभेंदु का भव्य स्वागत हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कांती में, पूर्वी मिदनापुर है। मिदनीपुर में शुभेंदु अधिकारी जब पहुंचे, और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी सुबह यहां से रवाना हुए। तब जरा जमावड़ा देखिए, जरा अपने नेता को, अपने जिले के बेटे को देखने के लिए और उनके समर्थक पहुंचे थे। और खबर यह है कि शुभेंदु के गृह जिले में किसी ने आग लगा दी। ये देख रहे हैं पूर्वी मिदनीपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मिदनीपुर में यहां घर थे जिन घरों को जला दिया गया। बताया जाता है यहां 60 दुकानें थीं, उन्हें जला दिया गया। और उसके बाद जिनकी दुकानें थी वो पहुंचे, कुछ के घर भी आसपास थे। देखिए दुकानों में आग बुझाने की कोशिश, पानी भर के खुद ही बाल्टी से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस आगजनी पर टीएमसी सवाल उठा रही है। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रही है। देखिए जरा किसने लगाई आग। जहां आग लगी है वो बंगाल की राजधानी से करीब 125 किलोमीटर दूर है। कोलकाता से 3 घंटे की दूरी पर मौजूद खेजूरी इलाके में वारदात हुई है। यह पूर्वी मेदिनीपुर जिले में आता है जो नए सीएम का गृह जिला है। दावे के मुताबिक यहीं के हिजली शरीफ में करीब 60 दुकानें फूंक दी गई। जो वीडियो सामने आया है उसने आग की लपटें उठती दिख रही उसमें, जिसकी चपेट में आने से कई दुकानें जलकर खाक हो गईं। रात के अंधेरे में कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि आसानी से बुझना मुश्किल थी। आरोप है कि उपद्रवियों ने तोड़फोड़ के बाद भीषण आगजनी की है। टीएमसी ने हिंसा और आगजनी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद ने इसका वीडियो पोस्ट किया। अभिषेक बनर्जी ने लिखा, क्या आप भोई को बाहर करना चाहते हैं, वो भी बंगाल को आग के हवाले करके। ये बर्बरता से कम नहीं है। बंगाल में भोई एक समुदाय है जो मछली पकड़ने नाविक का काम करते हैं। अभिषेक ने कहा बीजेपी समर्थित बदमाशों ने 60 दुकानों में आग लगा दी है, जिससे रातों रात बेकसूर लोगों की रोजी रोटी तबाह हो गई है। ये दुकानें हिंदू या मुसलमानों की हो सकती हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता।
ये एक समुदाय नहीं बल्कि बंगाल के सामाजिक सद्भाव पर हमला है। टीएमसी सांसद साइनी घोष ने भी शुभेंदु सरकार पर निशाना साधा है। कहा चुनाव बाद हिंसा की आग में बंगाल के जिले जलते जा रहे हैं, लेकिन कोई जांच नहीं हुई है। शांति का उपदेश देने वाले हिंसा करते हैं। सुनिए जरा बीजेपी और टीएमसी के नेता क्या कह रहे हैं। आम आदमी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बंद करना होगा, तुरंत बंद करना होगा। और जो अत्याचार होता है गरीब के ऊपर होता है, तो सब कुछ बंद करना होगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है सरकारी नेता को लिए, हमारे मुख्यमंत्री के लिए। जो छूटफूट घटना हो रहा है वो तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो इसमें इन्वॉल्व है, हमने अभी तक पार्टी के अंदरूनी हिसाब से उसको निकाल दिया, सो कॉज किया। हम लोग पूरा हालत को ऊपर कंट्रोल रखने का कोशिश करें। डीजी को हमने, होम सेक्रेटरी को, सीपी को साफ बता दिया गया, जरूरत पड़े तो रैंपेंट लाठी चार्ज करिए, उसको गिरफ्तार करिए। इन लोगों को, सलाखों को पीछे रहना चाहिए। छुड़ाने के लिए कोई बीजेपी नेता नहीं आएगा। टीएमसी वर्कर पर अत्याचार चल रहा है। बहुत लोग अपने घर से भगा दिया गया, बहुत लोग को मारा गया, गाली गलौज तो चल रहा है। ये सब बंद होना चाहिए। बीजेपी के लीडर्स कहते हैं कि वो लोग ये नहीं चाहते हैं, फिर भी कहीं कंट्रोल कुछ जगह पे नहीं है। 300 के ऊपर कार्यकर्ताओं को मारा गया है। हमारा परिवार है, गुस्सा तो आएगा ही। तब बोले थे कि बदला होगा, बदल भी होगा, बदला भी होगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी बोले है बदला नहीं होगा, बदल होगा। और सरकार आने के बाद ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। अब देखिए जरा एक्शन हो रहा है। पुलिस कार्रवाई कर रही है तो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और हथियार बरामदगी भी। टीएमसी नेता के करीबी के घर से हथियार मिले, देखिए जरा, पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई हैं। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें देख रहे हैं। ये मैगजीन, ये पिस्टल टीएमसी नेता के करीबी के घर से बरामदगी हुई है। उसके बाद टीएमसी के नेता को कोर्ट में पेश किया गया। ये उन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं जो चुनाव से पहले हिंसा में, चुनाव के दौरान और चुनाव बाद हिंसा में शामिल थे। और इस तरह की गिरफ्तारियां पुलिस हर जिले में कर रही है। अलग अलग जिलों में दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अब तक, जिन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं। आगजनी के आरोपी हैं 4 टीएमसी के कार्यकर्ता, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ टीएमसी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, दावा हत्या की गई थी। और उसके बाद देखिए जरा, परिवार में मातम पसरा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर टीएमसी पंचायत मेंबर के पति की जो हत्या हुई है, उनका परिवार है। अब देखिए चुनाव के बाद शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहे हैं और ममता बनर्जी क्या कर रही हैं। सबसे पहले देखिए शुभेंदु क्या कर रहे हैं। सीएम बनते ही एक्शन में है शुभेंदु की टीम, अपनी नई टीम बना रहे हैं। अपने साथ ही शुभेंदु ने कल 5 विधायकों को शपथ दिलवाई है। नए मंत्रियों को सीएम शुभेंदु जल्द विभाग बांटने वाले हैं। कल सीएम ने पूरे बंगाल के पुलिस महकमे की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें डीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसपी के साथ रेलवे और बाकी फोर्स के अफसर रहेंगे। इससे पहले शपथ लेते ही शुभेंदु ने प्रशासनिक अफसरों की बैठक ली थी। सरकार के कामकाज और कानून व्यवस्था पर निर्देश दिए थे। चुनावी हिंसा के आरोपी तृणमूल यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले टीएमसी से जुड़े 4 लोगों को भी हिंसा के आरोप में पकड़ा गया था। मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता के करीबी के घर से हथियार बरामद हुए। 3 रिवॉल्वर, 140 कारतूस के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस एक्शन ले रही है। टी और शुभेंदु पूर्वी मेदिनीपुर में अपने घर पहुंचे थे। आज ही परिवार और कार्यकर्ताओं से मिलकर वो वापस कोलकाता लौटे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी क्या कर रही? बंगाल को नए सीएम मिलने के बाद ममता बनर्जी ने अप्रत्यक्ष रूप से हार मान ली है।
ममता की पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कर दी है। बालीगंज सीट से जीते शोभनदेव चट्टोपाध्याय नेता प्रतिपक्ष होंगे और उनके साथ असीम पात्रा और नैना बंदोपाध्याय उपनेता प्रतिपक्ष होंगी। साथ ही ममता सरकार में मंत्री रहे फिरहाद हकीम को चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है। ममता ने चुनाव हारने के बाद विपक्षी पार्टियों को साथ आने की अपील की है। जिस लेफ्ट के गढ़ को ममता ने ढाया, अब वो उन्हीं का साथ चाहती हैं। बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने कहा कि दो विनाशकारी ताकतें साथ आना चाहती हैं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं पहले राहुल को इंडिया गठबंधन का नेता मानो, फिर उनसे मांग करो, इसके बाद एक साथ आने पर सोचा जाएगा। तो जब हार होती है तो अपनों की जरूरत होती है, इसीलिए ममता बनर्जी को अब लेफ्ट भी अपने लग रहे हैं और कांग्रेस भी। सुनिए। तृणमूल कांग्रेस आतंक का राज शुरू हो चुका है। आतंक के खिलाफ हमारी नैतिक और राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। मैं सभी गैर बीजेपी राजनीतिक दलों से एकजुट होने की अपील करती हूँ। मैं एनजीओ और दूसरे निष्पक्ष मंचों से भी इस आंदोलन में शामिल होने का आग्रह करती हूँ। मैं राष्ट्रीय दलों के साथ साथ वामपंथी और अति वामपंथी दलों से भी बंगाल और दिल्ली में एकजुट होने की अपील करती हूँ। कोलकाता यूनिवर्सिटी किभाबे मारा हुए जब वो सत्ता में थी तो उनकी बात कोई नहीं सुना। आज वो कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, कौन उनका बात सुनेगा? उनके साथ चलने के बाद ये दुर्दशा हुई सबकी, सब जान गए। वो उनके साथ जो जाएगा वो डूबेगा। अब वो अपना पार्टी को बचा के रखे, उतना ही काफी है। आप लेफ्ट को बुला रहे, अल्ट्रा लेफ्ट को बुला रहे। अल्ट्रा लेफ्ट, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप उसको उसका समर्थन चाह रहे। आप टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन नहीं करेंगे तो कौन करेगा मुख्यमंत्री? क्योंकि आप तो चाहते हैं कि भारत टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन होगा नहीं। और चुनाव हारने के बाद बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री खुद हताशाग्रस्त हो चुके हैं, बुखलाए गए हैं, सब कुछ खोने के लिए तरपानी हो रहे हैं। वो तड़पती हुई बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री खुद को बचाने के लिए सबको आह्वान करते हैं कि सब एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ो। जो दो विनाशकारी शक्ति एक हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ होने वाला नहीं है, फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। वाम तो है ही नहीं, तृणमूल भी सफाया हो गया, तो दो सफाया पार्टी एक साथ मिलने से क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। कारण और आइए, सारे राज्य जिसमें तमिलनाडु और बंगाल चुनाव हो गए, नतीजे आ गए और सरकार बन गई। एक और राज्य है जो अब तैयारी कर रहा है, योगी का मिशन 2027, उसकी झलक उत्तर प्रदेश में दिखने लगी। इसी कड़ी में देखिए, यूपी में शपथ ग्रहण हुआ राजभवन में जब टीम योगी पहुंची। और देखिए जरा योगी के मंत्रियों ने जो शपथ ली है, वो तस्वीर है राजभवन की तस्वीर। द्वारा स्थापित मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं मनोज कुमार पांडे की मैं विधि द्वारा स्थापित। मैं अजीत सिंह पाल भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं कैलाश सिंह राजपूत मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं सुरेंद्र दिलेर उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में। मैं हंसराज विश्वकर्मा अपने कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर इसमें भय या पक्षपात। मैं कृष्णा पासवान संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं भूपेंद्र। यूपी में अगले विधानसभा चुनाव का सियासी शंखनाद हो चुका है। 24 घंटे पहले योगी ने बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी को भगवा उड़ाया और अब उत्तर प्रदेश में 27 का भगवा प्लान एक्टिव हो गया है। बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब बाबा ने 27 की तैयारी शुरू कर दी है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ योगी की स्पेशल 60 ने कमर कस ली है। 6 नए मंत्रियों ने योगी की टीम को और मजबूत बना दिया। विपक्ष के लगातार हमले जारी हैं। इस बीच योगी का नया दांव सबसे बड़े सूबे में हैट्रिक जीत की तैयारी है। अब देखिए जरा योगी आदित्यनाथ की 27 की तैयारी क्या है, कैसे जीतेंगे 27 इस शपथ के साथ। 2027 चुनाव से पहले योगी ने स्पेशल टीम तैयार की है। आज योगी मंत्रिमंडल में 6 नए मंत्रियों को शामिल कर लिया गया और इसमें 2 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों को कैबिनेट में प्रमोशन दिया गया।
इस कैबिनेट विस्तार को योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। दावा है कि सीएम योगी 2027 में हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में योगी सरकार ने अभी से हर मोर्चे पर तैयारी शुरू कर दी है। इस कैबिनेट विस्तार में सरकार ने जाति समीकरण को ध्यान में रखा है। यूपी के 6 नए मंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 दलित वर्ग से हैं। सरकार की कोशिश है कि राज्य में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़े। इससे पहले योगी कैबिनेट का विस्तार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था। हालांकि चुनाव में कैबिनेट विस्तार का असर देखने को नहीं मिला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा का प्रदर्शन बीजेपी से बेहतर था। सपा के खाते में 37 सीटें आई थीं, वहीं बीजेपी सिर्फ 33 सीटें कब्जा पाई। ऐसे में योगी सरकार 2027 में वही गलती नहीं दोहराना चाहती है और इसी वजह से मंत्रिमंडल में सामाजिक संतुलन सुधारने की कोशिश हुई है। विस्तार की दूसरी बड़ी वजह है संगठन सरकार में बेहतर तालमेल बताई जा रही है और दावा है कुछ पुराने विधायकों की नाराजगी दूर करने की भी कोशिश है। पहले यूपी कैबिनेट में 54 मंत्री थे, 6 ने और शपथ ले ली तो अब 60 संख्या हो गई है। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम और मजबूत कर ली है और ये योगी के सुपर 60 हो गए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ब्रजेश पाठक। भारत को संकल्प को पूरा करने में ये नई टीम पूरी ताकत के साथ जुटेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को, माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को हम सब धरातल पर उतारेंगे और उत्तर प्रदेश विकसित राज्य बनेगा। इस संकल्प के साथ हम जुटेंगे। जिन हमारे 2 कैबिनेट और 2 स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्रियों के रूप में जिन लोगों ने शपथ लिया है उनको सबको बहुत बधाई देता हूं। उन सबका जो कार्यकाल है वह यशस्वी हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और अब हमारा जो मंत्रिपरिषद है पूर्ण हो गया है और यह पूर्ण मंत्रिपरिषद और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जिम्मेदारी से सेवा करेगा। अब देखिए जरा, उसके बाद शपथ हो गई, फिर जश्न, क्योंकि बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे कि उनकी बारी कब आएगी। ठीक यूपी के विधानसभा चुनाव से 8-9 महीने पहले बारी आ गई। अब देखिए जरा, योगी की टीम में जो नए मंत्री हैं वो कौन हैं और किस वजह से उनका चयन हुआ। भूपेंद्र चौधरी कैबिनेट मंत्री हैं, पहले यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सरकार और संगठन के बीच अच्छा तालमेल है। सीएम योगी के भरोसेमंद भी माने जाते हैं और पश्चिमी यूपी के जाट वोटर्स पर मजबूत पकड़ है। मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। अवध और पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण नेता हैं। हाल में शंकराचार्य यूजीसी विवाद से ब्राह्मण वर्ग नाराज है। दावा है इससे ब्राह्मणों को साधने की कोशिश है। कृष्णा पासवान राज्य मंत्री, सरकार में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश है। लगातार 4 बार बीजेपी से विधायक हैं और राजनीति में आने से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। दलित चेहरे के तौर पर मजबूत पहचान है। हंसराज विश्वकर्मा पीएम मोदी के करीबी नेताओं में गिना जाता है। वाराणसी में बीजेपी को मजबूत करने का काम किया है और राम मंदिर आंदोलन में भी काफी सक्रिय रह चुके हैं। पिछड़े वर्ग के वोटर्स में अच्छी पकड़ है इनकी। कैलाश सिंह राजपूत कन्नौज की तिरवा सीट से बीजेपी विधायक हैं। पश्चिमी यूपी में लोधी समाज की अच्छी संख्या है और इससे लोधी समाज को साधने की कोशिश है। सुरेंद्र दिलेर यूपी में बीजेपी के युवा दलित चेहरे के तौर पर पहचान है इनकी। पूर्व बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर के बेटे हैं। वाल्मीकि समाज में अच्छी पकड़ मानी जाती है। ये वो 6 चेहरे जिन्होंने शपथ ली है। अब नए मंत्रियों को सुनिए। मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व की अपेक्षाओं को खरा उतरूं, इसका प्रयास करूंगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, और उत्तर प्रदेश भी देश की विकास यात्रा का नेतृत्व कर रहा है, हम सब लोग मिलकर उसे और गति प्रदान करने का काम करेंगे। और मैं पूरी निष्ठा से अपने दल के लिए, अपनी पार्टी के लिए और सरकार की नीतियों रीतियों को आम जन तक और बेहतर और मजबूत तरीके से पहुंचाने के लिए पूरी मजबूती से काम करूंगा। निश्चित तौर पर मजबूत किया जाएगा। जितना भी होगा प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री का हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद है, सबके ऊपर, और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है। आइए अब आपको बताऊं, इधर शपथ ग्रहण हुआ, योगी की टीम बढ़ी, उधर अखिलेश यादव ने हमला किया। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए निशाना साधा।
अखिलेश ने जनता के सवाल के बहाने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, जब 9 साल में सरकार कुछ नहीं कर पाई तो आखिर 9 महीने में यूपी के नए मंत्री क्या ही कर लेंगे। सरकार बस अपना समय बिताने के लिए कुछ काम कर रही है। अखिलेश ने शायरी लिखी, तुम थे जिनके सहारे वो हुए ना तुम्हारे, वो तो ठग हैं पुराने, तुम ये सच ना जाने। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया, डिप्टी सीएम ने, अखिलेश को पता है वो 2047 तक सत्ता में नहीं आएंगे। इस वक्त सपा प्रमुख बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। मंत्रियों के काम करने के लिए 9 महीने भी पर्याप्त हैं। भूपेंद्र चौधरी कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी उग्रवादी पार्टी बनती दिखाई दे रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है। अखिलेश जैसे वरिष्ठ नेता से ऐसा आचरण अपेक्षित नहीं है। मनोज पांडे ने कहा, पूरे देश का जनादेश बीजेपी के पक्ष में। अखिलेश का सवाल उनका मानसिक असंतुलन दिखा रहा है। सुनिए जरा सियासतदानों को। 11 साल में अगर आप देखें तो हमारी सरकार ने जो भी निर्णय लिया है उस सर्व समाज के हित में निर्णय लिया है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो सभी जातियों को, सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती है। तो हमारे लिए एडीए पीडीए कुछ मतलब नहीं है। मंत्रियों को 70 साल से सताया गया हो, संवैधानिक न्याय और सुरक्षा न मिला हो, उन्हें सम्मान तो मिलेगा ना। नेतृत्व रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए ही, कम से कम उनके रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। क्योंकि सरकार विदाई का वक्त है, विदाई के वक्त के अवसर पर ये विस्तार हो रहा है। ये की काट कुछ हो ही नहीं सकती। पीडीए ने तो फैसला कर लिया है, इस प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं, पाकिस्तान कैसे जंगी अखाड़ा बना। पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक हो गया है। आपको दिखाऊं कैसे हमला हुआ। कुछ इस तरह, गाड़ी गई बारूद से भरी हुई थी, जाकर टकराई चेक पोस्ट पर। कैसे हुआ यह हमला। दरअसल यह आत्मघाती हमला था और देर रात जब लोग सो रहे थे तब पाकिस्तान में यह आत्मघाती हमला हुआ इस तरह से। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में पुलिस चौकी पर अटैक किया गया और आत्मघाती हमलावर विस्फोटक से भरी कार लेकर चेकपोस्ट में घुस गया। रोकने के लिए पुलिस कर्मियों ने फायरिंग की तो कार में धमाका हो गया। धमाका इतना खतरनाक था कि आसपास के घरों की छतें तक गिर गईं, जबकि पाकिस्तान पुलिस की चौकी पूरी तरह से तबाह हो गई। जो पुलिसकर्मी चौकी में मौजूद थे वो मलबे में बुरी तरह से दब गए। दूसरे पुलिसकर्मी उन्हें बचाने पहुंचे तो आतंकियों ने फिर हमला कर दिया। पुलिस वालों और आतंकियों के बीच काफी देर तक गोलीबारी भी हुई है। बन्नू पुलिस के मुताबिक 15 पुलिस वाले मारे गए, जबकि बहुत से घायल हुए। कुछ रिपोर्ट में तो 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के मारे जाने का दावा किया गया और इन हमलों से हालात इतने बिगड़े कि अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई अस्पतालों में, जिससे धमाके में घायल हुए लोगों को तुरंत इलाज मिल सके। पुलिसकर्मियों के साथ ही हमले में 2 स्थानीय लोगों की भी मौत का दावा किया गया है। फिलहाल पाकिस्तानी एजेंसियां इस अटैक को लेकर जांच में जुटी हुई हैं। घाती हमले हो रहे हैं, आतंकी मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर की अभी वक्त पूरा हुआ 1 साल। दूसरी तरफ देखिए, भारत ने अग्नि का टेस्ट किया है। भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को किस तरह से बढ़ा रहा है। तो देखिए जरा भारत ने कैसे अग्नि की ताकत और बढ़ा दी है। ये आप देख रहे हैं, ये अग्नि मिसाइल। भारत ने अग्नि मिसाइल के आधुनिक वर्जन का सफल परीक्षण कर दिया है और अग्नि मिसाइल का यह परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, जहां परीक्षण के दौरान अग्नि मिसाइल ने कई पेलोड के साथ में उड़ान भरी। इन पेलोड्स ने हिंद महासागर में अलग अलग जगहों पर मौजूद टारगेट को निशाना बनाया। इस परीक्षण की सबसे खास बात, इसमें इस्तेमाल आधुनिक MIRV तकनीक है। इस तकनीक की मदद से एक मिसाइल कई टारगेट एक साथ ध्वस्त कर सकती है। यह आधुनिक मिसाइल अपने साथ 3 से 5 वॉरहेड ले जा सकती है
और इन वॉरहेड से अलग अलग दिशाओं में टारगेट किया जा सकता है। सैकड़ों किलोमीटर के में दुश्मन के अलग अलग सैन्य ठिकानों को उड़ा सकती है। हाल ही में ईरान और इजराइल युद्ध में ऐसी मिसाइलों ने जमकर तबाही मचाई। इसमें कई वॉरहेड होते हैं जिन्हें एयर डिफेंस के लिए पकड़ना मुश्किल हो जाता है। डीआरडीओ ने आधिकारिक तौर पर इन मिसाइल का नाम नहीं बताया है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह परीक्षण आईसीबीएम श्रेणी से जुड़ा हुआ है। आईसीबीएम ऐसी मिसाइल होती है जो हजारों किलोमीटर दूर को लक्ष्य को निशाना बना सकती है। सामान्य तौर पर 5500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों को इस श्रेणी में रखा जाता है, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती है। नई अग्नि मिसाइल की रफ्तार 29,500 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जा रही है। इतनी रफ्तार से दुश्मन के एयर डिफेंस के लिए भी इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। अग्नि 5 मिसाइल पहले से ही लंबी दूरी की ताकतवर और खतरनाक मिसाइल है। अब MIRV तकनीक ने इसे दुश्मन के लिए और ज्यादा घातक बना दिया है। सुनिए जरा पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की जाहिर सी बात है कि डिप्लोमेसी और स्ट्रेटजी डिफरेंट है इंडिया से, तो उसकी ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान को 10,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल बनाना चाहिए। जितना पाकिस्तान को ज़रूरत है इन दो ममालिक के लिए, तो पाकिस्तान के पास हर किस्म के मिसाइल्स मौजूद हैं इन दो ममालिक। अब बारी है लाइफ का फंडा की। आज मदर्स डे है, तो आज का लाइफ का फंडा भी मां के नाम। अक्सर यह कहा जाता है कि संघर्ष पिता से सीखिए और संस्कार मां से, बाकी सब कुछ दुनिया आपको सिखा देगी। दुनिया में मां को सबसे सहनशील और महान क्यों कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद ने एक बार इसका एक बड़ा फंडा समझाया। एक शख्स ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, स्वामी जी, दुनिया में मां को सबसे ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है? स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और कहा, पहले एक छोटा सा काम कर दो। 5 किलो का एक पत्थर कपड़े में लपेटकर दिन भर उसे कमर से बांधे रखना, कल मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। उस शख्स ने बात मान ली, लेकिन 5 किलो का पत्थर बांधे रहने से कुछ ही घंटों में थकान, दर्द और असहजता महसूस होने लगी उसे। जब उससे दर्द सहन नहीं हुआ तो रात में ही स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचा और बोला, स्वामी जी, मैं इस पत्थर का बोझ और सहन नहीं कर सकता, लेकिन आपने ऐसा करने को क्यों कहा? स्वामी विवेकानंद बोले, तुम एक पत्थर का बोझ कुछ घंटे नहीं सहन कर पाए, जबकि एक मां अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखती है। वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कष्ट सहती है, फिर भी मुस्कुराती है। बच्चों को पढ़ाने और बढ़ाने के लिए वो अपने सपनों और खुशियों तक को त्याग देती है। दुनिया में इससे ज्यादा सहनशील और त्याग कोई कर सकता है? इस प्रसंग के जरिए स्वामी विवेकानंद ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया। मां से धैर्य, निस्वार्थ प्रेम और सहनशीलता का गुण सीखिए और हर हाल में मां का सम्मान और देखभाल करिए। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।